नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। आज हम चर्चा करेंगे 75 साल विजय रथ मोदी का विकास का पथ को लेकर। एक गरीब घर में जन्मे, अल्पायु में ही घर छोड़ा, बैरागी की तरह घूमे, देश को करीब से देखा, बतौर प्रचारक आरएसएस में काम करते रहे, फिर बीजेपी से होती हुई यात्रा 2001 में चुनावी मैदान तक पहुंची। अब यह यात्रा ऐसे मुकाम तक आ पहुंची है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होती जा रही है। पीएम मोदी का यह अनवरत सफर एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जो देश की दशा और दिशा दोनों बदल चुका है। कोरोना काल से ही देश की करीब 80 करोड़ से ज्यादा जनता को मुफ्त का राशन मोदी सरकार दे रही है। समाज के हर तबके के लिए जीविका का इंतजाम मोदी सरकार कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ने मिसाल कायम की है। दुनिया भर में बसे भारतवासियों को यकीन है कि संकट में पड़े तो मोदी उन्हें बाहर निकाल लेगा। दुनिया भर की महाशक्तियों को यह समझ में आ गया है कि 2014 से देश को नई राह पर ले जाती इस शख्सियत को डराकर काबू में नहीं किया जा सकता। आज पीएम नरेंद्र मोदी 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं और ये एक ऐसी हिट डायमंड जुबली है जिसकी चमक आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनी रहेगी। पीएम मोदी ने ऐसे कई काम किए, कई योजनाएं लेकर आए, सियासी गलियारों में कई नारे दिए। विरोधियों ने पब्लिसिटी स्टंट कहा तो विपक्ष ने मजाक उड़ाया। सहयोगियों को समझ में नहीं आया कि मोदी जी करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन पीएम ने ठान ली थी विजय पथ पर सारे विरोधियों को धूल चटाना है। ऐसी पटकनी देनी है कि सारे विरोधी चारों खाने चित हो जाएं। आज पीएम के विकास की राह में दौड़ रहे विजय रथ को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का बयान आपको सुनवाते हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। नया भारत है ये, किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रही हैं प्रधानमंत्री और उनके फैसलों को लेकर तमाम चर्चाएं होती रही हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री बोर्ड का जिक्र करें, क्योंकि फैसला बीजेपी का लेकिन मुहर मोदी की लगी। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी और नेशनल काउंसिल इसमें शामिल, मोदी चारों वर्किंग कमेटी में। और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए उनको लेकर आज विशेष तौर पर चर्चा। और जो राह नरेंद्र मोदी की रही है, जो शासन रहा, अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक जो फैसले प्रधानमंत्री ने लिए या जो छवि अपनी बनाई, आज उसको लेकर बात। हालांकि कई बार विरोध का सामना अपने विरोधियों
की तरफ से नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। अपने फैसलों को लेकर भी कई बार निजी टिप्पणियां भी सहन करनी पड़ी विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी को, लेकिन एक नया रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी बनाते चले गए। और किस तरह दुनिया ने माना लोहा। 2022 में डिजिटल रैंकिंग की बात करें या देश के नेताओं में मोदी की ब्रांड वैल्यू की बात करें तो सबसे ज्यादा अगस्त 2023 में अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू ने यह बताया, भारत में हर 10 में से 8 लोग पीएम मोदी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। 2019 में हुए CSDS के पोस्ट इलेक्शन सर्वे में साफ हुआ, मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं होते तो 1/3 वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं देता। तो किस तरह से और कैसे साल दर साल वोटर्स की पसंद नरेंद्र मोदी बनते गए, ये आंकड़े बताते हैं। हालांकि जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, कई बार विरोध का सामना नरेंद्र मोदी को करना पड़ा है और अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा के तौर पर जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उससे मना रहे हैं। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। कैसा रहा नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, कैसे रहे नरेंद्र मोदी के शासनकाल में लिए गए फैसले, उन तमाम बातों पर आज जिक्र अपने इस खास प्रोग्राम में हम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा खास मेहमानों के साथ। ऋचा सिंह बीजेपी से प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋचा सिंह जी, आपका स्वागत है। संजीव श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अतुल यादव हैं। अतुल यादव जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से नेता संदीप त्रिपाठी हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं, फिर मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगा। पहला रिएक्शन आज की चर्चा में आपका, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल को, उनकी इस पूरी अब तक की जीवन गाथा को, और आज से जो एक सेवा पखवाड़ा के तौर पर शुरू बीजेपी ने किया है उसको? पहला रिएक्शन सर आपका। देखिए, एक चीज जो बदली है 2014 के बाद, वो है भारत की जो पॉलिटिकल कल्चर कहिए कि राजनीतिक संस्कृति है, उसमें 4 चीजें बहुत बड़ा बदलाव दिखाई पड़ता है। एक तो देखिए प्लानिंग के लेवल पे अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इसी देश के एक प्रधानमंत्री ने कुछ सालों पहले ये कहा था कि देश में जब सरकार का पैसा 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। उस प्लानिंग को असल में नरेंद्र मोदी ने उल्टे सिर खड़ा कर दिया और आज इसी देश में यही सरकार की योजना है। लगभग जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो तरीका निकाला नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, उसने एक तरह से प्लानिंग की पूरी, आप समझिए कि दिशा ही बदल दी है। अब लोगों के पास उनके खाते में सीधे जितना पैसा सरकार की तरफ से जाता है, सीधे उनके अकाउंट में उतना पैसा पहुंचता है। तो एक तो प्लानिंग के लेवल पे एक आप समझिए कि पॉलिटिकल कल्चर बिल्कुल बदल चुका है। अब एक नया नॉर्म सेट हो चुका है। अब आने वाली सरकारों को, जब भी कभी कोई नई सरकार आएगी तो उस सरकार को इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि कैसे जनता के लिए जो धन तय किया गया वो पूरी तरह बिना किसी करप्शन के लोगों तक पहुंचे। तो एक तो पर ये बहुत बड़ा चेंज आया है। देखिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जब बात होती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि साहब हाईवे बहुत बन रहे हैं। असल में हाईवे सिर्फ नहीं बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा चेंज किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो 4 चीजों में हुआ है। चाहे वो हाईवे हो या रेलवे हो, पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, चारों दिशाओं में, यानी पोर्ट से लेके एयरपोर्ट और हाईवे से लेके रेलवे तक, ये जो बनाने की जो स्पीड बढ़ी है पिछले 10 सालों में, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया इस बात से
भौचक्का है कि आखिर इतनी स्पीड से ये काम कैसे हो सकता है। तो एक तो ये, दूसरी तीसरी चीज अगर हम कहें कि करप्शन, देखिए करप्शन को लेके हमने देखा है कि 2014 के पहले 2011 में हमने अन्ना मूवमेंट ही देखा जब पूरे देश में करप्शन को लेके इतना गुस्सा था कि लगभग लोग सड़कों पर आ गए। तो अब पिछले क्या 11 सालों में हमने कोई ऐसा कोई मूवमेंट देखा, कहीं लोगों को सड़कों पर आकर विरोध, माफ कीजिएगा, विरोध करते देखा। तो करप्शन नाम की चीज आप कह सकते हैं कि कम से कम जो अभी का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें करप्शन नाम की कोई चीज अब सुनाई नहीं पड़ती। बहुत सी कोशिश की गई राफेल को लेकर, इस तरह का हल्ला बहुत मचाया गया, लेकिन ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार, खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो देश का की सरकार है वो कितनी न्यूट्रल है और कितना करप्शन फ्री है। तो ये एक चीज बदली है। और चौथी चीज जो मैं मानता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी, अब देखिए कि 2014 से पहले अब देखिए कि पूरे देश भर में किसी भी हिस्से में कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकते थे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, मतलब कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर से लेके बड़े बड़े मार्केट्स में। वो पिछले 11 सालों में आप देखते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी न सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट या टेररिस्ट अटैक को लेके, बल्कि आप देखिए कि एक जो कहते हैं कि नक्सलवाद, हिंदुस्तान की आप समझिए कि यूनिटी में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब ये माना जा रहा है कि नक्सलवाद की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। अमित शाह ने तो ये कहा है कि अगले साल जनवरी तक में हम करप्शन फ्री घोषित कर देंगे पूरे उस जोन को जो रेड जोन कहा जाता था, जहां नक्सलवाद जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, अब लेकिन आप देखिए उसमें लोग कहते हैं कि साहब मणिपुर में तो बड़ी हिंसा हो रही, तो आप देखिए मणिपुर में जो हिंसा हो रही है और नक्सलवादी हिंसा में फर्क क्या था। नक्सलवाद की हिंसा जो शुरू हुई थी वो हुई थी इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे गवर्नेंस में को लेके लोगों में एक असंतोष था, एक गुस्सा था, जिसकी वजह से नक्सलवाद देश में फैलता ही गया जी। लेकिन मणिपुर में जो हुआ है वो असल में सरकार का उसमें कोई, वो तो एक हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसकी वजह से लोग गुस्से में आए और वो हिंसा जारी ठीक है। है। उसमें आप ये नहीं है कि सरकारों को लेकर कोई असंतोष इसलिए वो हिंसा हो रही है। तो मुझे लगता है ये जो 4 चीजें बदली हैं इस सरकार, ठीक है, उसने एक पॉलिटिकल कल्चर को नए तरह से एस्टेब्लिश किया। और अब भविष्य में जब भी कोई नई सरकार आएगी उससे इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, और अगर वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, बाकी मेहमानों के पास में आऊंगा। अभिषेक सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़ गए हैं। एक रिएक्शन अभिषेक का, उनसे हम जानकारी थोड़ी सी जुटाते हैं, उसके बाद मैं फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अभिषेक, चूंकि सेवा पखवाड़ा के तौर पर आज से बीजेपी मनाना शुरू कर चुकी है और आप ग्राउंड पर भी हैं तो तमाम कार्यक्रमों को देख भी रहे हैं, किस तरह के अपडेट्स हैं ग्राउंड से अभिषेक? बिल्कुल, आज से पूरे देश में 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव को, यानी कहा जाए इसे सेवा के तौर पर अभियान की तरह चलाया जाएगा, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स के अलावा सफाई अभियान, नशा मुक्ति को लेकर यूथ मैराथन और तमाम तरीके की इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे जिससे जनता में जागरूकता फैलाई जाए। सफाई अभियान अलग अलग इलाकों में किए जाएं, जिसकी शुरुआत जो प्रमुख लोग हैं शहरों के, या कहा जाए जैसे यहाँ लखनऊ की बात करें तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने शुरुआत की, और इसी तरह अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहाँ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, वाराणसी यानी बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी, वहाँ पर भी कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और ये अनवरत 2 अक्टूबर तक जारी रहने वाले हैं, जिसमें तमाम गणमान्य लोग इसकी शुरुआत ग्राउंड पर करते नजर आएंगे, जो बड़े पैमाने पर लोगों को भी संदेश देगा। जी ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा। बाकी मेहमानों का रुख करूंगा और अतुल यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल यादव जी अपना पक्ष रखेंगे। अतुल यादव जी, किस तरह देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफर को आप, और आज का दिन चूंकि बीजेपी खास तौर पर बना रही है और आज से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है 2 अक्टूबर तक? अतुल जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देश में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है 2014 से, तो एक चीज आप पाएंगे कि जो मध्यम वर्ग है उसकी कमर टूट गई। मध्यम वर्ग तो है वो परेशान हो चुका है और गरीब जो है और गरीब हो गया। क्या मतलब, इसीलिए कहां पे कौन सी उपलब्धि है? देश की प्रगति तभी आकी जा सकती है जब मध्यम वर्ग मजबूत होगा और गरीबी मिट जाए।
लेकिन ना तो गरीब को और गरीब हो गया। अगर आप 80 करोड़ की बात करते हैं, 80 करोड़ जनता को राशन दिया जा रहा है, तो ये कोई उपलब्धि नहीं है। ये देश की कमजोरी है कि 80 करोड़ आज भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। क्या यह प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि है? नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि देश में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। कभी भी शिक्षा की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11 साल का कार्यकाल हो चुका है, आगे ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे कि वो अपनी उपलब्धि बता सके। रही बात 75 साल के हो चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री, तो भारतीय जनता पार्टी में कानून बनाया गया था कि जो 75 साल का होगा उसके आगे वो किसी पद पे नहीं रहेगा, संरक्षक मंडल में रहेगा। तो जो 75 साल के हो गए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपना ये पद किसको दे रहे हैं और अपना ये पद त्याग पत्र दे करके किसको, मतलब वो तो इंटरनल मामला है भारतीय जनता पार्टी का। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी किसी और का मार्ग प्रशस्त करेंगे 75 साल होने पर? अब रही बात माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा, ये भी तो 75 साल के हुए थे, तो इनको तो पद पे क्यों नहीं रखा गया था? तो जब अगर 75 साल की आयु वाली बात हो रही है, तो जो माननीय आडवाणी जी, जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, जो इस पार्टी के शीर्ष नेता थे, उनको तो 75 साल वाली आयु बता करके दरकिनार कर दिया गया था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से संबंधित संगठन है, चाहे आरएसएस है या अन्य है, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के 75 साल हो जाने पर और आयु 75 साल पूर्ण कर जाने पर जो उनके द्वारा एक रीति नीति बनाई गई थी कि 75 साल हो जाने पर आगे कोई कार्य नहीं करेगा, अन्य को, युवाओं को या अन्य लोगों को मौका दिया जाएगा, क्या माननीय प्रधानमंत्री सुरक्षा पूर्वक अपने बनाए नियम को पालन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, सुन लीजिएगा सब, अभी मैं मतलब एक चीज, तो देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या इस प्रकार का जो कहते हैं कि अपने बनाए नियम पर ही वो अपने बनाए नियम पर चलेंगे या नहीं चलेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, मैं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा भी शुभकामनाएं प्रेषित करी गई। तो लेकिन उनके लंबी आयु की हम कामना करते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुने हुए नेता हैं, क्या अपने बनाए कानून का वो पालन करेंगे या नहीं पालन करेंगे? ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी, फिर मैं ऋचा सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे सफर को? देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे हों, बुरे हों, नालायक हों या लायक हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको जन्मदिन की बधाई तो देनी बनती है। तो जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, और मैं चाहता हूं कि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आप अपनी दुर्गति और अपने किए हुए कर्मों को भोगते हुए इस देश से जाए और ये देश देखे कि किस तरीके से जब देश के साथ गद्दारी या गलत किया जाता है तो ऊपर वाला किस तरीके से सजा देता है। अब आते हैं मुद्दों की बात। मोदी जी आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और थोड़ा इनकी राजनीति की पहले की बात कर लेते हैं। गुजरात का 19 जिलों में मैंने काम किया है, ये भी मैं बता दूं। गुजरात के जो मुख्यमंत्री बनते हैं पराग जी, तो ग्राम पंचायत सदस्य का भी चुनाव नहीं लड़े थे, सीधे आकर मुख्यमंत्री, मतलब किसी न किसी कोई मालदार पार्टी रही होगी जिसने सीधे सीएम बनवाया होगा, वही कीमत आज तक देश अदा कर रहा है। उसी की कीमत आज भी देश अदा कर रहा है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने थे, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव तक नहीं लड़े थे। अब आते हैं सर गुजरात के जो झूठ 19 जिला घुमा हो सर, हमारे प्रतापगढ़ जो कि पिछड़ा जिला कहा जाता है, उस जिले से भी बदतर स्थिति में वहां के जिले हैं। 4 जिले छोड़ दीजिए, बड़ोदरा, राजकोट, सूरत, और सूरत से लगा हुआ अंकलेश्वर का एरिया, और जो है अहमदाबाद से लगा हुआ जो है गांधीनगर का एरिया छोड़ दीजिए। अगर हमारे उत्तर प्रदेश से किसी एक जिले से अगर बेहतर निकल जाए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये एक जो मॉडल झूठ का प्रस्तुत किया गया। अभी संजीव श्रीवास्तव जी ने कहा, अन्ना हजारे जी को याद किया, हमको याद आ गई और हमारा थोड़ा सा बीपी भी हाई हो गया। इसलिए हाई हो गया ये सर जो आज नेपाल में हो रहा है, जो ये बांग्लादेश में हो रहा है, जो श्रीलंका में हो रहा है, ये हमारे यहाँ अन्ना हजारे के माध्यम से अमेरिका ने उस समय 12 और 13 में किया। उसी आंदोलन की परिणति थी। विवेकानंद फाउंडेशन पैसा लगा रहा था, पैसा कहाँ से आ रहा था? सारा पैसा अमेरिका का था। और जो अरविंद केजरीवाल जी की एनजीओ थी, पैसा कहाँ से आ रहा था? तो अमेरिका का था। झूठे आरोप, जितने भी आरोप लगाए थे, एक भी आरोप 11 साल में साबित कर पाए आप? नहीं कर पाए। तो इसका मतलब आपने आरोप
झूठ लगाकर माहौल बनाया था और झूठ की बदौलत हमारी सत्ता चली गई। अभी बात आई राजनीतिक कल्चर की सर, बिल्कुल मोदी जी ने राजनीतिक कल्चर चेंज कर दिया सर, इतना चेंज कर दिया कि अगर संदीप त्रिपाठी या कोई पराग गुप्ता जी सरकार पर सवाल खड़ा कर दे तो मुकदमा लिखाकर जेल भेज दिया जाएगा। अगर और मजबूत है तो ईडी सीबीआई के माध्यम से आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और तोड़ा जाएगा। इसी के बदौलत आज भी 132 सांसद जो भाजपा में है 240 में से वो दूसरी पार्टियों से आए हुए हैं, जिसमें से 90% कांग्रेस से गए हुए लोग हैं। आपने किसी को डराया, धमकाया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, फिर आपके यहाँ गए नंगा उंगा नहा के शुद्ध होके आपके यहाँ मंत्री बन बन के बैठे हैं और आप उनकी गलवहियां कर रहे हो। मतलब या तो तब आपने जो आरोप लगाया था वो गलत था, या आज अगर मंत्री बन गए हैं आपने बनाया है तब गलत किया है। उसके बाद आती है बात आई अभी जो है ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। सर अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि भैया मोदिया के नामों पे तो कोई आवे के नहीं तैयार बा। हमने 2-2, 2,500 हजार दे के लोगों का खून निकलवाया, इसलिए कि वहां हमको कोटा पूरा करना था। आज स्थिति ये हो गई है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को 2,500 पर रिक्शा वालों को पकड़कर खून निकलवाना पड़ रहा है। मोदी के नाम पर कोई जाने को नहीं तैयार है। अब मैं यही कहूंगा दागी योगी की बात तो गंदी हो जाएगी, ये भाजपा वाले बोलेंगे। अब उसके बाद आते हैं योजना की बात। मोदी जी की पहली योजना थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। उस योजना में सिर्फ ये था कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा लीजिए। सच्चाई है कि वो योजना पहले से थी। 90% योजना जो आज मोदी जी चला रहे हैं उन्होंने नाम बदला है। सारी कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदला, किन किन का बदला है कुछ उदाहरण स्वरूप लगभग 11 योजनाओं का नाम दे रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी रीता जी है, बहन है, मैं उनसे इतना आग्रह करूंगे 5 योजनाओं का आप चयन कर लीजिएगा, हम उस पर 1-to-1 डिबेट आपसे कर लेंगे, हमारे और आपके वर्ष से। अब आते हैं पीएम धन योजना। उसका नाम था नो फाइल्स अकाउंट, बीएफबीए के नाम से योजना चलती थी 2005। रिजर्व बैंक ने निर्देश दिया था कि छात्रों, महिलाओं और गरीबों का जीरो बैलेंस अकाउंट खुले। और जो मशीनिया से खुलता है, मशीनिया मोदी जी के आने के पहले से जो है बैंकों में थी। जो भी जो है खाता धारक होंगे वो जानते हैं। उसके बाद उज्ज्वला योजना, इसका नाम था राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना, 2009 से चल रही थी। और उसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया कि उसमें भी जो बीपीएल कार्ड धारक थे उनको जो है फ्री ऑफ कनेक्शन दिया जाता था, किसी से चूल्हा का पैसा ले लिया जाता था, उस चूल्हे का दाम इन्होंने फ्री कर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, इन्होंने इंदिरा आवास योजना कर दिया। सौभाग्य योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना थी। राजीव ग्रामीण विद्युत योजना में सर हमने 1,09,000 गांव में 10 साल में लाइट पहुंचाई। 12,000 प्रति वर्ष, 12,000 गांव प्रति वर्ष पहुंचाया। और ये 4,000 पहुंचा के फिर तो पाएंगे। और अभी 2 साल 3 साल का जो एवरेज है वो 2,000 गांव के नीचे है। मतलब हम 12,000 पहुंचा के नकारे और ये 2,000 से 4,000 पहुंचाएंगे अच्छे। अब सुन लीजिए एक योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये योजना पहले चलती थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, इस नाम से चलती थी। मातृ वंदना योजना इनकी जो अभी की है उसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, 2010 से चल रही थी। पोषण अभियान सुपोषण अभियान के नाम से चलता था। ठीक है। जो ये किसान सम्मान निधि चला रहे हैं ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलता था, उसमें हम सब्सिडी देते थे। इन्होंने डायरेक्ट 2,000 रुपए जो है 3 महीने में देने की बात कर दी। ये चाहे वो मतलब 90% अगर योजनाओं की आप बात करेंगे तो ये सारी योजनाओं का आपने नाम बदला। अब देखिए अब थोड़ा सा विदेश नीति पे अब मैं अगले राउंड में आऊंगा संदीप जी, बहुत लंबा हो जाएगा, प्लीज मेरा निवेदन है आपसे, बहुत लंबा हो जाएगा अगले राउंड में। ठीक सर, तो मैं कुल मिला के कहूंगा कि मोदी जी फेलियर है और इनको देश उनकी विफलताओं के लिए याद करेगा और देश उनको याद करेगा। से आपने झूठे गपोलिया बात की थी और 1-2 करोड़ रोजगार से लेके किसानों की आमदनी से लेके से लेके तो है जो आपने कहा था पूरा ट्रेन चलाने से लेके एक भी वादा नहीं पूरा कर पाया। देश झूठे के रूप में, फेंकू के रूप में आज भी याद करता है और आने वाले समय में इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, ये सच्चाई है। ठीक है ऋचा सिंह जी, जैसा कि शुरुआत में मैंने ये कहा भी था कि इस पूरे कार्यकाल में अब तक के तमाम विरोधियों का सामना भी, उनके वक्तव्यों का सामना, विरोध के सुरों का सामना नरेंद्र मोदी ने किया और आज इस चर्चा में आपको भी करना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूं कि इस पूरे सफर को थोड़ा सा संक्षेप में समझाते हुए आपके ऊपर जो सवाल आपके विरोधियों ने उठाए हैं उनका भी जवाब पेश करें। ऋचा जी देखिए, आज आदरणीय प्रधानमंत्री युग पुरुष श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और पूरा देश उनको जन्मदिन की बधाइयां दे रहा है और जोर शोर से उनके जन्मदिन को मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाती है और फिर से मना रही है, जिसके अंतर्गत हम करोड़ करोड़ लोगों तक जाकर सेवा भाव से कार्य करते हैं और
किस तरीके से जागरूकता अभियान के माध्यम से, चाहे वो रक्तदान हो, जो गरीब और वंचित समाज है उसको मुख्य धाराओं से जोड़ने का अभियान हो, उसके तहत हम अपना कार्य करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियां तो इतनी है कि अगर उसको गिनाने बैठ जाएंगे तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व काल में आज भारत विश्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत जो कि जिसकी इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में आया करती थी, आज वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में आज उभरते हुए सितारे के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो चुके हैं, जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और भारत के लोकतंत्र का लोहा आदरणीय प्रधानमंत्री। एक मिनट रुक जाइए सर प्लीज। और इस तरीके से अतुल जी प्लीज, अतुल जी, संदीप जी, मेरा निवेदन है आपसे, ऋचा जी का ये पहला वक्तव्य है, उसको पूरा होने दें प्लीज। अरे हमारी बहन आ जाओ, भी इनके नेता का जन्मदिन है, इनको पूरी छूट है, प्लीज नहीं बोलूंगा बीच में। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किस तरीके से विकास और इकोनॉमी के बूस्ट को लोग ये मानते थे एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन आज भारत नित नई ऊंचाइयों पर विकास कर रहा है और वही दूसरी तरफ कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भारत जिसकी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज वो 4थे नंबर पर आई है और आईएमएफ ने भारत का ग्लोबल इकोनॉमी में ब्राइट स्पॉट कहा है और बताया है कि देश का ग्रोथ रेट यानी कि भारत का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक रहा है। और आज भारत में 60 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। इनको निकालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के तहत हुआ है और 80 करोड़ लोगों तक आज राशन की व्यवस्था पहुंचाई जा रही है, ताकि कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसको भूखा सोना पड़े, वरना देश ने वो दौर भी देखा है जब लोगों को अन्न भी नहीं मिलता था। कोरोना जैसी बड़ी महामारी का सामना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न सिर्फ इस देश ने किया, बल्कि पूरी दुनिया को भी जो है किस तरीके से सहायता पहुंचाई गई, इसको भी दुनिया ने देखा है। जिन क्षेत्रों में लोग ये कभी सोचा भी नहीं करते थे कि विकास की सीमा यहां तक पहुंचेगी, आज वहां पर विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं उनको आपको गिना दूं। संदीप जी प्लीज सर, नहीं, आपने जब बोला तब ऋचा सिंह जी ने नहीं कहा कि आप भाषण देने, प्लीज रुक जाइए सर। मेरा निवेदन है आप सभी से, प्लीज ऐसे नहीं चलेगा सर। ऋचा सिंह बोल रही हैं तो ऋचा सिंह ही बोलेंगी अभी, प्लीज। नहीं, भाषण तो आपका भी हो सकता था संदीप जी, ऐसे बीच में समय को खराब मत करिए प्लीज। संदीप जी और अतुल जी, आप दोनों को रुकना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा प्लीज। मैं मजबूरन ऑडियो डाउन कराऊंगा, आप बोलते रहेंगे, आपकी आवाज नहीं जाएगी, सिर्फ ऋचा सिंह की जाएगी। लेकिन प्लीज मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप खुद ही शांत हो जाएं, धैर्य रखें थोड़ा सा। अरे जरा सी तो तारीफ सुन लीजिए सर, इतनी बुराई कर दी, थोड़ी तो तारीफ सुन लीजिए ऋचा सिंह के मुंह से। आप विपक्ष के तौर पर बुराई कर सकते हैं, तो क्या वो बीजेपी की नेता होने के तौर पर बड़ाई नहीं कर सकती हैं? थोड़ा रुकिए सर, धैर्य रखिए, सुनने की क्षमता रखिए प्लीज। ऋचा सिंह जी आप बोलिए। अतुल जी रुकिए, डाउन करिए इनका ऑडियो प्लीज। ऋचा जी आप बोलिए। ऋचा सिंह जी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में जब निबंध लिख के लाए हैं, अतुल यादव जी, अरे आप भी तो विरोध में निबंध लिख के ही लाए थे सर, अब थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। ऋचा सिंह जी बोलिए। को सुनने की, आंकड़ों और तथ्यों को सुनने की आदत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कश्मीर में चुनाव आप पढ़ी लिखी हैं, ये बताइए कि गरीबी मिटी या नहीं मिटी? इस तरीके से डिबेट नहीं करती हूँ, अतुल यादव जी का ऑडियो डाउन करिए प्लीज, ऐसे नहीं चलेगा सर, ये तरीका बहुत ज्यादा गलत है। जब आप लोग बोल रहे थे तब कोई और नहीं बोल रहा था, लेकिन आप लोग अब समय खराब कर रहे हैं, ये समय खराब कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं चलेगा प्लीज। पहला राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, आप बीच में बोलना शुरू कर दिया अतुल जी, ये क्या तरीका है सर? रुक जाइए थोड़ा सा, ऋचा सिंह को अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आऊंगा सर, आप ही का नंबर है, आप ही के पास आऊंगा। देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर के मीडिया को भी मछली बाजार बनाना चाहती है। जिस तरीके से इन्होंने प्रदेशों की हालत बनाई थी अपने कार्यकाल में, ये फिर से वही करना चाहते हैं। लेकिन मैं इनके तरीके से मुद्दे को डिरेल नहीं करती हूँ, तथ्यों को सुनने की आदत इनको कंक्लूड करिए ऋचा जी। असम में सबसे लंबा पुल बना, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व काल में हुआ। सेमीकंडक्टर यूनिट बनाई गई,
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी सरकार में हर क्षेत्र में नंबर 1 बन रहा है। भारत के आज ये प्रतीक बन चुके हैं और धारा 370 को हटाने जैसा कार्य भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मजबूत इरादों का काम है। आज भारत ने पूरे भारत में देखा है, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं ने भव्य राम मंदिर का दर्शन किया है, नई शिक्षा नीति आई है, साथ ही साथ 3 तलाक जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे लोग सवाल और जवाब तक करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सबका साथ सबके विकास की नीति के तहत मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक जैसी कुव्यवस्थाओं से जूझ रही थी, उनको भी निकालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस देश की आधी आबादी को महिला शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण का जो है प्रावधान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व काल में हुआ और पूरे देश ने देखा है कि कैसे सदियों तक कांग्रेस पार्टी इस बिल के नाम पर महिलाओं को ठगती रही और समाजवादी पार्टी ने तो इस बिल के पन्ने फाड़कर लोकसभा में फर्रे उड़ाने का काम किया था। तो किस तरीके से ये महिला विरोधी थे। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था 4थी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और आज भारत का लोकतंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र बनकर उभरा है। और रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात, तो देखिए इनकी आलोचनाओं से एक बात तो स्पष्ट हो गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये इतना डरे हुए हैं कि अब ये जब चुनाव में जाते हैं, अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि बिहार में जब ये प्रधानमंत्री मोदी जी से नहीं लड़ पा रहे हैं तो उन्होंने उनकी पूजनीय माता जी जो गोलोकवासी हो चुकी हैं उनको भी किस तरीके से अपशब्द और गालियां देने का काम किया है, उसका भी जवाब देने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को जनता करेगी। ठीक है, चलिए अब मैं सभी को रोकना चाहूंगा। अतुल जी आपके पास आऊं, सवाल सुन लीजिए अब। आप लोग तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को उनके जीते जी किस तरीके से पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। समाजवादी पार्टी में यादव जी का सम्मान नहीं कर सकता, तो महिलाओं का सम्मान क्या करेगा? आप तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान नहीं करते, ऐसे कांपने से कुछ नहीं होगा। आपने तो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया, उससे पार्टी छीन ली, सिंबल छीन लिया और पार्टी से बाहर निकालने का काम किया। आप वही लोग हैं जो अपने चाचा शिवपाल यादव को नहीं छोड़ते हैं और ये कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने केवल और केवल परिवारवाद की राजनीति की, परिवारवाद की राजनीति को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपके पास परिवारवादी राजनीति का कोई कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद को नकारने का काम देश की जनता ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री है और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी तो ये तो परिवारवादी पार्टी ठीक है सर। चलिए मैं ऋचा जी हो गया, अब मैं सेकंड राउंड में आऊंगा, रुकिए अगले राउंड में आपके पास आऊंगा ऋचा जी, अब रुक जाइए। ठीक है प्रधानमंत्री मोदी जी देश को अपना परिवार मानते हैं। ठीक है, आप तो परिवार को देश मानने वाले लोग हैं। ठीक है, कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार को देश मानती है, समाजवादी पार्टी केवल सैफई परिवार को देश मानता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम देश को अपना परिवार मानते हैं और देश के जन जन का काम प्रधानमंत्री चलिए अब ठीक है। अब ऋचा जी अगले राउंड में आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा रुकिए आप। ठीक है अतुल यादव जी ठीक है, हो गया अतुल यादव जी, आऊंगा संदीप जी, थोड़ा सा रुकिए, अभी समय है। अतुल यादव जी 2 सवाल हैं। पहला ये, आपने गरीबी का जिक्र किया, क्या कांग्रेस पार्टी से आपने कभी पूछा कि गरीबी हटी या नहीं हटी? और दूसरा सवाल, आपने ये कहा कि 75 के बाद तो अब मोदी जी को हट जाना चाहिए, आपने आरएसएस का भी नाम लिया। मोहन भागवत तो खुद कह चुके हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कभी कहीं लिखा हुआ नहीं देखा, या कहां लिखा है बीजेपी के किसी आंतरिक संविधान में, तो आप बताइए प्लीज इन 2 प्रश्नों पर उत्तर, और प्लीज संक्षेप में रखिएगा आप सारे उत्तर, सभी लोगों से मेरा निवेदन है। देश में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, तो आज 2025 चल रहा है। आज हम 17 सितंबर 2025 को आपके चैनल, सम्मानित चैनल पर डिबेट कर रहे हैं।
देश की जो गरीबी की स्थिति है, गरीबों की स्थिति है, कैसी स्थिति है, आपसे बेहतर आपका चैनल जो अभी भी कह रहे हैं हम ऐसे डिबेट नहीं करते हैं। अपनी दिवंगत माता जी के एक मिनट, देखिए ऐसे जवाब नहीं आएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी से, ऐसे जवाब नहीं आ सकता है, प्लीज ऐसे जवाब नहीं आएगा। प्लीज रुकिए, रुक जाइए, रुक जाइए। ऋचा जी रुकिए एक मिनट, ऋचा जी रुकिए, अतुल जी से जवाब ले लीजिए प्लीज। ठीक है, रुक जाइए। उत्तर प्रदेश को माफिया के हाथों में सौंपने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अपमानित करने का काम ऋचा जी मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सा धैर्य रखिए कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी ठीक है, रुक जाइए आप प्लीज। ठीक है, हो गया। अतुल यादव जी जवाब रखिए अपना प्लीज। ठीक है, ऋचा जी आऊंगा, ऋचा जी आऊंगा, रुक जाइए, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। इनको करना पड़ेगा। ठीक है, अतुल जी जवाब रखिए सर, और प्लीज सर बहुत संक्षेप में उन्हीं दो पहलुओं पर रहिएगा। ऋचा जी रुकिए प्लीज। अतुल जी अरे रुकिए, सुन लीजिएगा। अरे मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी से बाहर अपमानित करके निकालने का ऋचा जी हो गया, बोल दिया आपने बोल दिया, प्लीज रुकिए अब। अपमानित करके पार्टी से निकालने का काम किसने किया? इसी मुद्दे में आप बने रहिएगा। चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं अभिषेक के पास जा रहा हूँ, हमारे संवाददाता इंतजार कर रहे हैं, कुछ और जानकारी उनसे ले लेते हैं। तब तक आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए प्लीज, ऐसे नहीं होगा। सबका ऑडियो डाउन करिए, अभिषेक का उठाइए बस। अभिषेक, तमाम चर्चाएं ग्राउंड पर भी रहती हैं, पक्ष विपक्ष जनता के बीच में भी रिएक्शंस आते हैं इन दोनों पहलुओं को लेकर। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज का जो दिन है उसमें बहुत ज्यादा लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं, कोई पक्ष की तरफ भी है तो कोई विपक्ष की तरफ भी है, कोई योजनाओं पर खुलकर अपनी बात रखना चाहता है। अभिषेक देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2014 में जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ भारतीय जनता पार्टी का प्रयागराज में, तब किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था, जब राजनाथ सिंह जी का नाम चुना गया था प्रचार समिति के अध्यक्ष के तौर पर, और उन्होंने नरेंद्र मोदी, तब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका नाम लिया। तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा बदलाव राजनीतिक स्तर पर और देश की छवि के स्तर पर होने वाला है। लेकिन इन सारी चीज़ों से इतर कई सारी योजनाओं में कई सारी तब्दीलियां समय रहते की गई हैं। इस तरह का विजन ग्राउंड लेवल पर वो योजना कैसे उतरेगी, किन तक पहुंच सकती है, बीच में पेपर वर्क की परेशानी लोगों को कम हो, इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल हो और उसमें भी प्रूफ रीडिंग हो पाए, ये सारी बातों का बहुत सारी योजनाओं में ध्यान रखा गया है। जो लंबे समय से कई सारी योजनाएं चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इन योजनाओं को लेकर पहले कार्य योजनाएं बनाई, रोड मैप तैयार किया। आपात स्थिति की बात करें तो कोविड काल के बारे में किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन उस दौरान कई सारे ऐसे कदम उठाए गए जो कई सारे देशों के लिए बड़ा लैंडमार्क बने। उत्तर प्रदेश की बात करें या बाकी कई सारे राज्य जहां विस्फोटक स्थिति थी कोविड के दौरान, और वहां पर कैसे नियंत्रण, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया हो या बाकी राज्यों में, लेकिन प्रधानमंत्री का एक विजन था कि इस आपात स्थिति में कैसे काम करना है। और वजह बिल्कुल साफ थी कि हर विभाग को पहले से ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार किया जाना, मोटिवेट किया जाना, मंत्रालयों को यह कहा जाना कि वो आगे का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें, क्या करने वाले हैं। पहले काम होते थे, योजनाएं होती थी, लेकिन इस तरह से जमीन पर उतरकर कैसे वो योजनाएं जमीन के लोगों तक पहुंचेंगी, इसको लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल काम भी किए गए और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो ऊपर से नीचे तक नहीं आ पाती थी, कई सारी योजनाएं ग्राउंड तक पहुंची हैं। विपक्ष का काम बिल्कुल विरोध करना है। हम भी बहुत दूर से चीज़ों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, और हमारा काम जो हो रहा है वो दिखाना। लेकिन आम जनता की बात करें तो कई सारी, चाहे वो राशन का एक बड़ा पैमाना था जब इसकी शुरुआत कोविड काल में हुई, लेकिन देश की बहुत बड़ी जनता जो परेशानी झेल रही थी, उनको कहीं से एक सहारा मिला ऐसे समय पर, कोविड काल के समय पर। और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें जमीन तक उतारा गया। केंद्र से कभी
पिछली सरकारों में कई सारी ऐसी योजनाएं थी जो उस तरह ग्राउंड लेवल पर लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उन योजनाओं में तब्दीलियां करके समय रहते हुए चलिए मैं सीखते अभिषेक हुए आपकी इसी ये बात को अपने आगे आप में बढ़ाते एक हुए innovation संदीप करना जी ये के एक पास बड़ी चल बात रहा है। हूं, क्योंकि संदीप जी ने भी योजनाओं का ही जिक्र किया था। संदीप जी, कई सारी योजनाएं आपने बताई और कहा कि इनके नाम बदलकर इनको दोबारा से धरातल पर उतारा गया इस सरकार की तरफ से, तो क्या उनमें पूर्ण रूप से सफलता पिछली सरकार को नहीं मिल पाई थी? आपने जो सबसे ज्यादा पॉपुलर शुरुआत में जनधन योजना हुई, उसमें क्या आप लोग कामयाब नहीं हो पाए? जनता तक अवेयरनेस आप नहीं पहुंचा पाए, जो सब लोग अपना खाता नहीं खुलवा पाए, उसके बाद फिर बड़े स्तर पर उसको लाना पड़ा, उसको अपग्रेड करना पड़ा? अब सुनिए पराग भाई हुआ क्या था। साल में तो ऋचा जी रुकिए, ऋचा जी, ऋचा जी, चलो चलो ऋचा जी, लेकर आए क्या कर रहे हैं संदीप जी? संदीप जी क्या कर रहे हैं? संदीप जी क्या कर रहे हैं? संदीप जी, संदीप जी क्या कर रहे हैं सर? यह खेल थोड़ी ना हो रहा, डमरू थोड़ी ना बजा रहा कोई। एक मिनट रुकिए, ऋचा जी रुकिए, ऋचा जी, ऋचा सिंह जी रुकिए, ऋचा सिंह जी रुकिए, आप ऋचा सिंह जी रुकिए, मैंने आपको मौका दिया, दोबारा से दूंगा, प्लीज रुक जाइए। ऋचा सिंह जी प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूँ, रुक जाइए। ऋचा सिंह जी रुक जाइए, ऋचा सिंह जी रुक जाइए प्लीज। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने आपको बोलने का मौका दिया था, मैंने उनको चुप कराया, वो चुप हुए। अब आप भी प्लीज चुप हो जाइए, रुक जाइए। ऋचा सिंह जी, ऋचा सिंह जी रुक जाइए, ऋचा सिंह जी रुक जाइए। होता है इस तरीके से डिबेट होता है, इनको समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी शासनकाल में तो बड़ा भ्रष्टाचार था कि इनके प्रधानमंत्री पैसा वो भेजते। संदीप जी क्या कर रहे हैं? नहीं है और जनता अरे थोड़ी तो सर मर्यादा रखिए, टीवी पर बैठकर महिलाओं को लेकर किस तरह के इस्तेमाल आप शब्दों को कर रहे हैं? महिलाएं हैं, आपको अच्छा लग रहा है क्या ये बोलकर? एक मिनट रुकिए, ऋचा सिंह जी रुक जाइए। चलिए मैं आप सभी को रोक रहा हूं, ऐसे नहीं हो पाएगा, प्लीज मैं सभी को रोक रहा हूं। संजीव श्रीवास्तव जी के पास मुझे जाना होगा, सबको डाउन करिए प्लीज। आप लोगों में से किसी की आवाज अब ऑन एयर नहीं जा रही है, मैं फिर से बता दे रहा हूं। ऋचा जी, संदीप जी, अतुल जी, किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। आप लोग बोल रहे हैं लेकिन आपको कोई सुन नहीं पा रहा है, इसीलिए आपके बोलने का कोई फायदा नहीं है। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए और मुझे वरिष्ठ पत्रकार के पास जाने दीजिए, प्लीज रुक जाइए। अब संजीव श्रीवास्तव जी, मैंने जो सवाल पूछे क्या उन पर जवाब आना जरूरी है? ये कि एक तो 75 साल वाला फॉर्मूला क्या कहीं सेट किया गया था लिखकर, और दूसरा गरीबी का नारा तो कांग्रेस ने कितने लंबे समय पहले दिया था और लंबे समय तक शासन भी किया, और तीसरा ये कि योजनाओं को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी ग्राउंड पर? संजीव जी, कर लिया, ज्ञानी बन गई, नकल करके पास हो गई, पेपर आउट करा के ज्ञानी बन गई। संजीव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? संजीव जी के पास चले जाइएगा, गजब की बात है भाई। संजीव जी आपसे मेरा सवाल है, प्लीज संदीप जी, संजीव जी आप बोलिए, संदीप जी आप रुक जाइए, तिवारी जी रुक जाइए, श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं, रुकिए। महिला क्या कर रहे हैं संदीप जी? कोई तमाशा नहीं हो रहा सर, प्लीज। अरे थोड़ा हाव भाव समझिए सर, क्या बोल रहे हैं आप? टीवी पर बैठकर हाँ ऐसे नहीं किया जाता है, मर्यादा में रखिए, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करिए ना। हाँ वो क्या होता है सर? कोई ढोल तमाशा नहीं बज रहा है यहाँ पर, डमरू नहीं बजा रहा कोई, मदारी नहीं है जो खेल चल रहा है। प्लीज रुक जाइए, रुक जाइए। अरे इतना तो मर्यादा रखिए कम से कम, महिला को लेकर क्या बोल रहे हैं आप? रुकिए, संजीव श्रीवास्तव जी का टर्न है, वो बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। प्लीज डाउन करिए सबका ऑडियो। संजीव जी आप बोलिए। संजीव जी मैं 3 बिंदुओं पर उत्तर चाह रहा हूं, प्लीज। संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव जी बोलिए। अपनी पत्नी को न दे सका वो महिला को क्या न्याय देगा? जो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सका किसी महिला को न्याय क्या देगा भाई? पत्नी को जो न्याय नहीं दे सका वो महिला को न्याय क्या देगा? क्या कर रही है महिलाएं कैसे करती होंगी? तुम्हारा चरित्र पूरा यहाँ जनता है, पूरा चरित्र यहाँ जनता है।
सामना कैसे परिवार की महिलाएं करती होंगी। क्या क्या गुल खिलाया है सब पता है। संदीप त्रिपाठी जी, सब जानते हैं। थोड़ा सा हम सोच बोले समझ जाएंगे। लीजिए सर, थोड़ा सा सोच समझ लीजिए बोलने से पहले। महिलाएं इसके लिए एक मर्यादा होती है टीवी पर बैठकर बोलने की, एक मर्यादा होती है टीवी पर बैठकर बोलने की। आपको निजी लड़ाई लड़नी है तो चैनल के बाहर जाके लड़िए। अरे निजी लड़ाई लड़नी है तो चैनल के बाहर जाके लड़िए। ये आपकी निजी लड़ाई का मंच नहीं है संदीप त्रिपाठी जी, ये आपकी निजी लड़ाई का मंच नहीं है। प्लीज बंद करिए, बंद करिए। अरे बदजुबानी मत करिए प्लीज। दर्शक परिवार के साथ बैठकर इस शो को देखते हैं, आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, एक नेता के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, जनप्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन आप लोगों की भाषा शर्मिंदगी भरी है। कम से कम दर्शक आप लोगों को देखकर यह सुने, समझें कि हमारा जनप्रतिनिधि कितना अच्छा बोल रहा है। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो मछली बाजार बनाना है सर। ये तरीका बहुत गलत है और सबसे बड़ा तरीका मर्यादा का होता है और आप लोग वो भूल जाते हैं बोलते बोलते, कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। निजी लड़ाई का मंच नहीं है। निजी लड़ाई लड़नी है तो इस मंच के बाहर जाकर लड़िएगा सर। यहां पर मुद्दों पर बात रख सकते हैं तो रख दीजिए। अगर मुद्दों पर, तथ्यों पर बात रखनी है तो रखिए। मेरा सभी से निवेदन है, इस तरह की लड़ाइयां यहां से बाहर जाकर लड़िए। सबका ऑडियो डाउन करिए। संजीव श्रीवास्तव जी बोलेंगे, प्लीज संजीव जी। ये अतीक अहमद से चंदा लेकर लड़ने वाली महिला ये नहीं चाहती है कि समाज जनता के बीच जाए। अतीक अहमद से चंदा लेकर लड़ी थी। मैं इसकी असलियत जानता हूँ। ये नकल से पास हुए, पेपर आउट करा के पास हुए, ये भी जानता हूँ। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्लीज कि आप लोगों की भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संदीप त्रिपाठी जी, खासकर आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया चर्चा में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अब मैं इस मंच का गलत इस्तेमाल किसी को नहीं करने दूंगा। प्लीज, मैं इस मंच का गलत इस्तेमाल किसी को नहीं करने दूंगा और मैं इस मंच को ऐसी जगह नहीं बनाने दूंगा कि किसी के ऊपर आप निजी टिप्पणी करें, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। यह तरीका बहुत ज्यादा गलत है। प्लीज कम से कम इस बात का ख्याल आप लोग रखें कि टीवी डिबेट में किस तरह की भाषा बोलनी है और कैसे हमें बात रखनी है। यह निजी लड़ाई नहीं है आप लोगों की। आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखने आते हैं, अपनी पार्टी की बातों को बताने आते हैं। विरोध करने का एक तरीका होता है, लेकिन यह तरीका बहुत ज्यादा गलत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब इस चर्चा को यहीं पर विराम दे रहा हूं। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। लेकिन उम्मीद ये रहती है जनता को कि हमारे सामने टीवी पर बैठकर जो नेता बोल रहे हैं वो कम से कम जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, निजी तौर पर ओछी टिप्पणियां नहीं करेंगे। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल बड़ी बहस से दीजिए इजाजत। नमस्कार।